नमस्कार मित्रों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे संयोजी ऊतक में कंकालीय संयोजी ऊतक का हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे अस्थि और उपास्थि। उपास्थि के बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी। उपास्थि के कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा करते हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और उपास्थि के अंदर हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है। हम बात करते हैं कि शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है, या शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि। तो शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो उपास्थि, इस उपास्थि को हम कहते हैं काचाब उपास्थि या हाइलाइन कार्टिलेज। इसका नाम जो काचाब क्यों पड़ा, तो इसका संधि विच्छेद करते तो बनता है कांच प्लस आभा। जो कांच के समान ये जो ट्रांसपेरेंट होती है विद्यार्थियों, पारदर्शी होती है, तब नाम क्या पड़ गया, काचाब उपास्थि या हाइलाइन उपास्थि। और ये जो उपास्थि होती है, ये काचाब उपास्थि कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखना है कंठ में, श्वास नली में, और जो स्टर्नम में, और इसके अलावा जो पसलियां होती है, रिब्स होती है, उन रिब्स के अंदर पाई जाती है। कौन सी उपास्थि, काचाब उपास्थि। मानव शरीर में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी। और विद्यार्थियों जैसे माना कि इस प्रकार से पसलियों के बीच में होता है स्टर्नम, और इस प्रकार से मसल्स रिब्स पाई जाती है। इस प्रकार से जो पसलियां पाई जाती है, और जो ये पसलियां होती है, ये पसलियां किससे जुड़ी होती है, तो पसलियां जुड़ी होती है स्टर्नम से। किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। तो इस प्रकार से आपसे पूछे कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है, उस उपास्थि का नाम है काचाब उपास्थि। इसके अलावा कुछ और जब फैक्ट की बात करें तो शरीर की सबसे लचीली उपास्थि कौन सी है। आपसे पूछे शरीर की सबसे लचीली उपास्थि कौन सी है, और जो शरीर की सबसे लचीली उपास्थि होती है, इस लचीली उपास्थि का नाम होता है विद्यार्थियों प्रत्यास्थ उपास्थि या इलास्टिक कार्टिलेज। हमारे शरीर की जो सबसे लचीली उपास्थि होती है, इस लचीली उपास्थि का नाम होता है प्रत्यास्थ उपास्थि या इलास्टिक कार्टिलेज। और शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो होती है, उसका नाम होता है काचाब उपास्थि। अब ये जो प्रत्यास्थ उपास्थि ये कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नाक के अग्र सिरे पर। ये कहां पाई जाती है, नाक के अग्र सिरे पर। और नाक के अग्र सिरे के अलावा ये पाई जाती है कर्ण पल्लव में। कहां पाई जाती है, कर्ण पल्लव में। तो आपके सामने 2 पॉइंट है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है, काचाब। और शरीर की सबसे लचीली उपास्थि कौन सी है, तो लचीली उपास्थि का नाम है प्रत्यास्थ उपास्थि। और प्रत्यास्थ उपास्थि नाक के अग्र सिरे पर और कर्ण पल्लव के अंदर पाई जाती है। अब आपसे पूछे कि शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि कौन सी है। यहीं से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शरीर की जो सबसे मजबूत उपास्थि होती है, उसका नाम होता है तंतुमय या रेशेदार उपास्थि। क्या नाम होता है, तंतुमय या रेशेदार उपास्थि जो है, ये शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि होती है। और ये श्वेत कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। नाम है ना रेशे, और रेशे में मैंने आपको बताया था रेशे 2 होते हैं, एक होता है कोलेजन फाइबर, एक इलास्टिक फाइबर या इलास्टिन फाइबर। तो जो तंतुदेह या तंतुमय रेशेदार उपास्थि होती है, ये कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। हमेशा ध्यान रखना, कोलेजन जो रेशा होता है, ये कोलेजन रेशा शरीर या किसी भी चीज को कठोरता प्रदान करता है। या कोलेजन रेशा जो है, ये उपास्थि को क्या करता है, कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपास्थि का नाम है काचाब उपास्थि। सबसे लचीली का नाम है प्रत्यास्थ, इसमें इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। और मजबूत उपास्थि का नाम है तंतुमय या रेशेदार, क्योंकि इसमें जो कोलेजन फाइबर या कोलेजन तंतु या कोलेजन रेशा पाया जाता है। अब बात आती है उपास्थि कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है विद्यार्थियों प्यूबिक सिम्फाइसिस में। ये उपास्थि कहां पाई जाती है, तो ये उपास्थि पाई जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। तो ये उपास्थि के बारे में सामान्य जानकारी थी। और उपास्थि के
के अंदर जो विशेष बिंदु थे, हम कह सकते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो था उसकी हमने क्या की, जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ में जो हमारा संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक क्या होता है, कंप्लीट होता है। और संयोजी ऊतक के बाद में हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं या नया ऊतक शुरू करते हैं। उस ऊतक का नाम होता है जो पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। हम थोड़ा सा यहां पर विद्यार्थियों चेंजेस कर लेते हैं। जो नया ऊतक शुरू कर रहे हैं उस ऊतक का नाम है पेशीय ऊतक। क्या नाम है मित्रों, पेशीय ऊतक। और जो विद्यार्थियों पेशीय ऊतक है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि पेशीय ऊतक का उद्भवन कहां होता है या पेशीय ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना कि पेशीय ऊतक जो है, इस ऊतक की उत्पत्ति होती है भ्रूण के किस स्तर से, इस स्तर का नाम होता है मेसोडर्म स्तर से। किस स्तर से विद्यार्थियों, मेसोडर्म स्तर से। जो भ्रूण है, इस भ्रूण में 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और जो जब मेसोडर्म स्तर है उसी से जब मसल्स की उत्पत्ति होती है और इसी से संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखना 4 प्रकार के जंतु ऊतक है जिसमें संयोजी ऊतक और मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। ये नंबर 2 पर काम आता है कि पेशीय ऊतक का कार्य क्या है। पेशीय ऊतक का कार्य क्या है, तो पेशीय ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर में संकुचन और शिथिलन। हमारे शरीर में संकुचन और शिथिलन प्रदान करने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, इस ऊतक का नाम होता है पेशीय ऊतक। या इस ऊतक के कारण ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में संकुचनशीलता पाई जाती है। ये जो ऊतक है इसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों में क्या पाई जाती है, संकुचनशीलता। संकुचनशीलता का मतलब है जैसे मेरा हाथ है, यू आर मैं छम्मक छल्लो डांस के, हाथ को आपने यूं घुमा दिया, हाथ को आपने ऐसे घुमा दिया, किधर भी घुमा सकते हो। हाथ को घुमा रहे हो मतलब हाथ में संकुचन और शिथिलन हो रहा है। और संकुचन और शिथिलन के लिए जो ऊतक जिम्मेदार होता है उस ऊतक का नाम होता है पेशीय ऊतक। तो इसका विद्यार्थियों मुख्य फंक्शन होता है शरीर को संकुचनशीलता प्रदान करना या हमारे शरीर को गमनशीलता प्रदान करना या शरीर को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य जो ऊतक करता है, इस ऊतक का नाम होता है पेशीय ऊतक। वह कौन सा ऊतक है जो शरीर को मूवमेंट प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। गतिशीलता प्रदान करने वाले ऊतक का नाम होता है पेशीय ऊतक। इसके 2 काम होते हैं, एक शरीर को संकुचनशीलता प्रदान करना और एक शरीर को क्या प्रदान करना, गतिशीलता प्रदान करना। अब बात आती है मित्रों कि विद्यार्थियों क्या ऐसा कारण है जिसके कारण इस ऊतक जो है, पेशीय ऊतक के कारण हमारे शरीर में संकुचन और शिथिलन होता है या संकुचनशीलता का गुण क्यों पाया जाता है, क्या ऐसा कारण है। उसका कारण है कि पेशीय ऊतक के अंदर पाई जाती है संकुचनशील प्रोटीन। जो पेशीय ऊतक है, इस पेशीय ऊतक में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। और संकुचनशील प्रोटीन जो होती है, इस संकुचनशील प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन। आपसे पूछो विद्यार्थियों पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो पेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण ही पेशियों में संकुचनशीलता होती है या गतिशीलता पाई जाती है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं कि पेशियों में वर्णक कौन सा होता है। बात आती है पेशियों में वर्णक कौन सा होता है। और आप सभी को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेशियों में जो वर्णक होता है इस वर्णक का नाम होता है मायोग्लोबिन वर्णक। क्या नाम होता है, मायोग्लोबिन वर्णक। और मायोग्लोबिन वर्णक के कारण ही पेशियों का रंग लाल होता है। क्या होता है, पेशियों का रंग जो लाल होता है। तो सभी मित्रों ध्यान रखना, पेशियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो पेशियों में मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। और मायोग्लोबिन वर्णक के कारण ही पेशियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों 3 वर्णक होते हैं जो एक दूसरे के नाम मिलते हैं। एक का नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण सबको ध्यान रखना रुधिर का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे शरीर में O2 और CO2 का परिवहन करना।
वैसे एक वर्णक होता है मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन के कारण जो पेशियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। पेशियों का रंग लाल किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। और एक वर्णक होता है लेग हीमोग्लोबिन, और जो विद्यार्थियों लेग हीमोग्लोबिन वर्णक है, इस वर्णक के कारण कौन सी क्रिया होती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के लिए जिम्मेदार जो वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन। तो ये जो 3 ऐसे वर्णक हैं जिनके नाम आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जब पेशियों के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो पेशियों में वर्णक पाया जाता है मायोग्लोबिन। और नंबर 4 पर बात करते हैं कि विद्यार्थियों पेशियों में संचित भोजन कौन सा होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना, पेशियों में संचित भोजन जो होता है, वो संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है, जो पेशियों में कैसा भोजन होता है, संचित भोजन होता है। हमारे शरीर में एक जो ब्लड शुगर होती है, इस ब्लड शुगर का नाम होता है ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। आपसे पूछे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और ग्लाइकोजन जो है, इस ग्लाइकोजन का संचय 2 जगह पर होता है, एक तो होता है यकृत में, और एक होता है जो पेशियों में, मसल्स में। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि पेशियों में थकान किसके कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात आते हैं जो पेशियों में थकान किसके कारण उत्पन्न होती है, तो पेशियों में थकान उत्पन्न होती है लैक्टिक एसिड के कारण या लैक्टिक अम्ल के कारण। जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में क्या उत्पन्न होती है, थकान उत्पन्न होती है। तो ये बिंदु थे, पेशियों की उत्पत्ति किस स्तर से होती है, मेसोडर्म से। जो पेशियों का काम क्या है, शरीर को क्या प्रदान करना, संकुचन और शिथिलन प्रदान करना, या संकुचनशीलता और जो गतिशीलता का गुण है वो पेशियों के कारण उत्पन्न होता है। इसमें संकुचन शिथिलन क्यों होता है, क्योंकि 2 प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और कौन सी, मायोसिन। इसमें कौन सा वर्णक होता है, तो मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पेशियों का रंग कैसा होता है, लाल। और पेशियों में संचित भोजन कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। और पेशियों में थकान किसके कारण उत्पन्न होती है, तो पेशियों में थकान या दर्द में कह सकता हूं किसके कारण उत्पन्न होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। आप यूं भी कह सकते हो कि लैक्टिक अम्ल के कारण मसल्स में दर्द होती है या पेशियों में दर्द होता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जब पेशियों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, पेशियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहते हैं मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। क्या कहते हैं, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। और विद्यार्थियों पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है पेशी तंतुक की, उसका नाम होता है सार्कोमियर। क्या नाम होता है, सार्कोमियर। तो इस प्रकार से जो ऊतक पढ़ रहे, ऊतक का नाम है पेशी ऊतक। अब अपन नेक्स्ट चलेंगे पेशी ऊतक के बारे में, या विद्यार्थियों पेशियों के बारे में। तो इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। और आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, जो पेशीय ऊतक है, इस पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है रेखित पेशी, एक प्रकार होता है अरेखित पेशी, और एक प्रकार होता है हृदयी पेशी या हृदयी पेशियां। तो यहां ध्यान रखना, पेशियों के कितने प्रकार होते हैं, तो पेशियों के 3 प्रकार होते हैं, एक रेखित पेशी, एक अरेखित पेशी, और एक कौन सी पेशी, हृदयी पेशी। जो पहला प्रकार है रेखित पेशी का, इसका नाम रेखित पेशी क्यों पड़ा, उसका कारण है कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, रेखाएं या धारियां पाई जाती है। भी चित्र से समझाऊंगा। इसका नाम रेखित पेशी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि इसके अंदर रेखाएं या धारियां पाई जाती है। और रेखाएं या जो धारियां होती है वो किसकी होती है,
वो होती है पतले एक्टिन तंतु और मोटे मायोसिन तंतुओं की। इसमें पतले एक्टिन तंतु और मोटे मायोसिन तंतुओं की रेखाएं या धारियां पाई जाती है, इसलिए इस पेशी का नाम पड़ा रेखित पेशी। सभी को ध्यान रखना है, पतले एक्टिन तंतु और मोटे मायोसिन तंतुओं की क्या पाई जाती है, रेखाएं या धारियां पाई जाती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रेखित पेशी। जैसे कि रेखित पेशी की संरचना की बात करें तो जो रेखित पेशी होती है, ये रेखित पेशी बहुकेंद्रक की होती है। सबसे मेन बात तो सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन रेखित पेशी क्या होती है, बहुकेंद्रक की होती है। इस रेखित पेशी में बहुत सारे केंद्रक या न्यूक्लियस पाए जाते हैं। रेखित पेशी बहुकेंद्रक की होती है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेखित पेशी का नाम रेखित पेशी क्यों पड़ा। उसका रीजन यह है कि इसमें पतले एक्टिन तंतु और मोटे क्या पाए जाते हैं, मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। इसमें इस प्रकार से पतले एक्टिन तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, एक्टिन तंतु। और जो एक्टिन तंतु होते हैं, ये एक्टिन तंतु कैसे होते हैं, पतले होते हैं। और इसी प्रकार से इसके अंदर बीच बीच में मोटे मायोसिन तंतु भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से बीच बीच में मोटे मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मोटे मायोसिन तंतु। तो इसमें पतले एक्टिन तंतु और मोटे मायोसिन तंतुओं की रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। आप इस चित्र को देखोगे मित्रों तो क्या पाओगे कि इसके अंदर रेखाएं या धारियां मौजूद है। और रेखाएं या धारियां जो मौजूद है उसमें दो प्रकार के तंतु हैं। मोटे जो तंतु हैं, इन मोटे तंतुओं को कहते हैं मायोसिन तंतु। क्या कहा जाता है, मायोसिन तंतु इनको कहा जाता है, मायोसिन फाइबर्स इनको कहा जाता है। अब हमारे सिलेबस में मस्कुलर टिश्यू है, पेशी ऊतक है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में आता है ऊर्जा संकुचन की क्रियाविधि, तब मैं बताता कि एक्टिन और मायोसिन तंतु के कारण पेशियों में कैसे संकुचन होता। यहां पर एक सिद्धांत कार्य करता है, तंतु विसर्पण सिद्धांत। जो विसर्पण का मतलब होता है सरकना, गर्डल करना। और जो एक्टिन तंतु होते हैं वो मायोसिन तंतुओं के ऊपर सरकते हैं, गर्डल करते हैं, विसर्पण करते हैं। और जिसके कारण मसल्स के अंदर क्या उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है। या मसल्स के कारण शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर क्या उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको विद्यार्थियों मायो या सार्को शब्द दिखे, जहां पर भी आपको मायो या सार्को शब्द दिखे, मतलब बात किसकी होगी, बात होगी पेशी की। और जो ये यहां पर मैंने डायग्राम बनाई है, इस जो पेशी की जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं सार्कोलेमा। आपको ध्यान रखना है, रेखित पेशी की जो झिल्ली होती है, रेखित पेशी की झिल्ली को कहा जाता है सार्कोलेमा। ये डायग्राम रेखित पेशी का बना है। और रेखित पेशी के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। इस कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म। और रेखित पेशी की जो झिल्ली है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा कहा जाता है। और रेखित पेशी के अंदर जो विद्यार्थियों माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इस रेखित पेशी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोसोम। जो रेखित पेशी के माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सार्कोसोम कहा जाता है। और रेखित पेशी के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतः पर्दवी जालिकाएं होती है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
तो आपको यहां पर कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं कि जब पेशीय तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन कहलाती है? सार्कोमियर। ध्यान रखना, पेशीय तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सार्कोमियर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सार्कोसोम। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। और इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये रेखित पेशी के बारे में जानकारी थी। इसका नाम रेखित पेशी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें पतले एक्टिन तंतु और मोटे क्या पाए जाते हैं? मायोसिन। आपको अगली बात ध्यान रखना है कि जो रेखित पेशी होती है ये रेखित पेशी बहुकेंद्र की होती है। रेखित पेशी कैसी होती है? बहुकेंद्र की। और जो रेखित पेशी होती है इस रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इस रेखित पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो इस रेखित पेशी का दूसरा नाम है ऐच्छिक पेशी। और इसका नाम जो ऐच्छिक पेशी क्यों है? क्योंकि ये वो पेशियां हैं जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है और हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? ऐच्छिक पेशी। और रेखित पेशी जो है ये रेखित पेशी कहां पाई जाती है? तो ये रेखित पेशी पाई जाती है शरीर के अग्रपाद और पश्चपाद में। ये शरीर के अग्रपाद और पश्चपाद में पाई जाती है। अग्रपाद का मतलब हमारे हाथ, पश्चपाद का मतलब हमारे पैर। और जो हाथ और पैर हैं इनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का क्या होता है? नियंत्रण होता है। मेरे हाथ को मैं जचे तो यूं करूं, नहीं तो नहीं करूं। तो अग्रपाद और जो पश्चपाद है इनके अंदर क्या पाई जाती है? रेखित पेशी पाई जाती है जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का क्या होता है? नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। और ये पेशियां सबसे जल्दी थकती है। ध्यान रखना है, ये पेशियां क्या होती हैं? सबसे जल्दी थकती है। ये पेशियां सबसे जल्दी क्यों थकती है? क्योंकि इनमें किनका जमाव होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ये पेशियां सबसे जल्दी थक जाती है। इनमें सबसे जल्दी क्या उत्पन्न हो जाती है? थकान उत्पन्न हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि इन पेशियों के अंदर जल्दी थकान उत्पन्न होती है, इसलिए इन पेशियों को विश्राम की आवश्यकता भी सबसे ज्यादा होती है या रेस्ट की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। और विश्राम या रेस्ट की आवश्यकता होती है इसलिए इनको विश्रांति पेशियां भी कहते हैं। विश्राम की आवश्यकता होती है इसलिए इन पेशियों को क्या कहा जाता है? विश्रांति पेशियां, रेस्टिंग मसल्स कहा जाता है। तो रेखित पेशियों में क्या पाई जाती है? रेखाएं या धारियां। पतले एक्टिन तंतु और मोटे मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। ये बहुकेंद्र की होती है, इनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। और ये अग्रपाद और कहाँ पाई जाती है? पश्चपाद में। और ये सबसे जल्दी थकती है। और सबसे जल्दी क्यों थकती है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। और ये सबसे जल्दी थकती है इसलिए इनको विश्राम की आवश्यकता होती है। और विश्राम की आवश्यकता होने के कारण ही इनको विश्रांति पेशियां या रेस्टिंग मसल्स भी कहा जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, नंबर 2 पर आती है अरेखित पेशियां। इसका नाम अरेखित क्यों पड़ा? इसका नाम अरेखित इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पतले एक्टिन तंतु क्योंकि इसमें पतले एक्टिन तंतु व मोटे मायोसिन तंतुओं की क्या नहीं पाई जाती है? रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती है। इसमें पतले एक्टिन तंतु व मोटे मायोसिन तंतुओं की रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती है। और रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती इसलिए इन पेशियों को क्या कहा जाता है? अरेखित पेशियां कहा जाता है। अब नंबर 2 पर आती है जो अरेखित पेशियां होती है। इन अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। जो अरेखित पेशियां हैं, इन अरेखित पेशियों का दूसरा नाम क्या है? इन अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। और इनको अनैच्छिक पेशियां क्यों कहते हैं? अनैच्छिक पेशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पेशियों के ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है।
जैसे रेखित पेशी को तो ऐच्छिक पेशी कहते हैं क्योंकि इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, अग्रपाद और पश्चपाद में पाई जाती है। लेकिन इन पेशियों पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, और इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। अब इसके अलावा ध्यान रखना है, ये पेशियां हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। ये पेशियां कहां पाई जाती है, तो ये पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, और ये पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों में उपस्थित होने के कारण ही इन पेशियों को आंतरांगीय पेशियां भी कहा जाता है। ये शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, और आंतरिक अंगों में पाए जाने के कारण ही इन पेशियों को आंतरांगीय पेशियां कहा जाता है। और ये शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, इन आंतरिक अंगों की जो आंतरिक सतह है वो सतह चिकनी होती है। जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंगों की सतह चिकनी होती है, और चिकनी होने के कारण ही इनको चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। तो पेशी ऊतक में बात करें तो इस पेशी का नाम क्या है, अरेखित पेशी। अरेखित पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि पतले एक्टिन तंतु व मोटे मायोसिन तंतुओं की रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती। इन पेशियों के ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ये पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, इसलिए इन्हें आंतरांगीय पेशियां भी कहते हैं। और इन पेशियों की जो सतह होती है वो आंतरिक सतह चिकनी होती है, इसलिए इन्हें चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। और सबसे मेन बात, यह पेशियां कभी थकती नहीं है। ये पेशियां कभी थकती नहीं है, जबकि मैंने बताया था रेखित पेशी सबसे जल्दी थकती है। तो ये इनके पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का मतलब है आमाशय, अग्नाशय, मलाशय, इन सब के अंदर कौन सी पेशियां पाई जाती है, अरेखित पेशियां पाई जाती है, और इनकी आंतरिक सतह चिकनी होती है, और ये पेशियां कभी थकती नहीं। तो इनके नाम देखना बेटा, नाम याद रखना क्या क्या नाम है। पहला नाम है अरेखित पेशी का, दूसरा नाम है अनैच्छिक पेशियां क्योंकि इनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इनका तीसरा नाम है आंतरांगीय पेशियां क्योंकि शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। इनको चिकनी पेशियां भी कहा जाता है, और यह पेशियां कभी थकती नहीं है, लगातार अपना कार्य करती रहती है। फिर बात आती है हृदयी पेशियां, और हृदयी पेशियां किसमें पाई जाती है, हृदयी पेशियां पाई जाती है हृदय में। हार्ट के अंदर या हृदय के अंदर कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो हार्ट के अंदर या हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती है उन पेशियों को कहते हैं हृदयी पेशी। और जो हृदयी पेशी होती है, इनकी सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों शारीरिक रूप से या एनाटॉमिकली या शारीरिक रूप से तो ये कैसी होती है, रेखित होती है, और क्रियात्मक रूप से ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। शारीरिक रूप से कैसी होती है, रेखित, और जो क्रियात्मक रूप से कैसी होती है, अनैच्छिक। अब बात आती है अनैच्छिक का मतलब क्या है, हृदय पेशियों के ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए हृदय लगातार संकुचन शिथिलन करता रहता है। क्या हृदय की गति को, क्या हृदय के संकुचन को, क्या हृदय के शिथिलन को हम अपने मन से रोक सकते हैं? क्या हृदय स्पंदन को हम रोक सकते हैं? क्या हृदय धड़कन को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हार्ट बीट के अंदर लगातार हृदय के अंदर हृदय स्पंदन होता रहता है, दिल धड़कता रहता है। दिल धड़कता है तेरे लिए, ये दिल धड़कता है मेरा विद्यार्थियों आप सब लोगों के लिए, मेरा दिल मेरे स्टूडेंट्स के लिए धड़कता है कि वो लगातार अपने सपनों को संजोए, जिन सपनों को उन्होंने संजोया है उन सपनों को प्राप्त करें। और ये दिल क्यों धड़कता है? हृदय पेशियों के कारण धड़कता है। तो हृदय पेशियां शारीरिक रूप से कैसी होती है, रेखित। और जो रेखित का मतलब इसमें एक्टिन और मायोसिन तंतु पाए जाते हैं, जिसके कारण हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन होता है, हृदय धड़कन होता है, और हृदय स्पंदन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। अब जो हार्ट है, जो हृदय के अंदर पाया जाता है एस एनोड, और जो एस एनोड है, इस एस एनोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। इस एस एनोड को हृदय का क्या कहते हैं, पेसमेकर। इस एस एनोड को हृदय का गति निर्धारक कहते हैं।
और ऐसे नोड के अंदर लगातार संकुचन शिथिलन होता रहता है। ऐसे नोड से ही हृदय के धड़कन की स्टार्ट होती है। हार्ट बीट कहां से स्टार्ट होती है? ऐसे नोड से। इसलिए ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर, हृदय का गति निर्धारक या हृदय का हृदय भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। तो हृदय का हृदय किसको कहा जाता है? एसए नोड को कहा जाता है। अब यहां पर आपसे पूछे कि मनुष्य के अंदर जाती कुल पेशियां कितनी होती है? तो मनुष्य में कुल पेशियां पाई जाती है 639 या 639 मसल्स पाई जाती है, 639 पेशियां पाई जाती है। और ये जो 639 पेशियां हैं, जिसमें से विद्यार्थियों 634 या 63 जो 4 पेशियां हैं, 634 पेशियां हैं या 634 जो पेशियां हैं, ये युग्मित होती है। इनमें से ध्यान रखना 634 पेशियां युग्मित होती है और जो 5 पेशियां जो होती है वो होती है अयुग्मित। तो यहां कुल पेशियां कितनी होती है? 639, जिसमें से 634 क्या होती है? युग्मित, और 5 क्या होती है? 5 होती है अयुग्मित। अब बात करें कि सबसे लंबी पेशी कौन सी है। आपसे पूछे सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो सबसे लंबी पेशी होती है जो सार्टोरियस। जो सार्टोरियस पेशी होती है, ये सार्टोरियस पेशी सबसे लंबी पेशी होती है। और सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो पेशी है, इस सबसे छोटी पेशी का नाम है स्टेपेडियस। जो स्टेपेडियस पेशी है, ये स्टेपेडियस पेशी क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है? सार्टोरियस। और सबसे छोटी पेशी का नाम क्या होता है? स्टेपेडियस। एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, पेशियों से संबंधित असत्य कथन है। यह क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन है पेशियों से संबंधित असत्य कथन है। क्या है? पेशियों से संबंधित असत्य कथन है। और पहला ऑप्शन के पेशियों में दर्द, क्या ऑप्शन है? पेशियों में दर्द, और सामने है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है? लैक्टिक अम्ल। फिर बात आती है जब पेशी तंतुक या पेशी की इकाई, क्या नाम? पेशी तंतुक या पेशी की इकाई। और पेशी तंतुक या पेशी की जो इकाई होती है, इस इकाई का नाम होता है सार्कोमियर। क्या नाम होता है मित्रों? सार्कोमियर। अगला बात है रेखित पेशी। और रेखित पेशी के सामने लिखा मैंने बहु केंद्रक की। और फिर बात आती है कि पेशियों में वर्णक, और पेशियों में वर्णक में लिखा मैंने लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। तो यहां पर बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेशियों में दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। पेशी तंतु की इकाई कौन है? सार्कोमियर। जो रेखित पेशी कैसी होती है? बहुकेंद्रिक। लेकिन पेशियों में वर्णक लेग हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो यहां पर गलत कौन सा हो गया? डी हो गया। पेशियों में वर्णक पाया जाता है मायोग्लोबिन। तो फिर बात आती है जो लेग हीमोग्लोबिन वर्णक का क्या काम है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और वे विद्यार्थियों कौन सा खनिज तत्व है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है? उसका नाम होता है विद्यार्थियों मोलिब्डेनम। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मोलिब्डेनम नामक वर्णक जो मिनरल है, इस मिनरल के कारण ही क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। इसके अलावा एक बात आपको याद रखना है, जो हृदय पेशियां होती है, इन हृदय पेशियां के अंदर जो ऐसे नोड है या हृदय पेशियों में स्व उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। जो हृदय पेशियां होती हैं इनमें स्व उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। और स्व उत्तेजनशीलता के गुण के कारण ही ऐसे नोड में अपने आप ही हार्ट बीट स्टार्ट होती है, हृदय स्पंदन स्टार्ट हो जाता है।
और मैंने एक चीज बताई आपको, रेखित पेशी बहु केंद्र की होती है और अरेखित पेशी एक केंद्र की होती है। इनको ढंग से उतार लेना बेटा। यहां पर इस प्रकार से हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक था, जो पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक, ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में जो अगला ऊतक आता है, इस ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक। और विद्यार्थियों, तंत्रिका ऊतक हम पूरा पढ़ चुके हैं। ऐसे तो ये कहां पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक है नियंत्रण और समन्वयन, वहां पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में नॉर्मल यहां बातें कर लेते हैं। यहां सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति कहां होती है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। कहां होती है, एक्टोडर्म से, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नंबर 2 पर बात आती है तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, इसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका। या तंत्रिका कोशिका को ही हम कहते हैं न्यूरॉन। अब इसके बाद ये तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन होते हैं ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उनके अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर की क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की कैसी कोशिका है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका में विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। बात आती है विभाजन का गुण क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम या तारक काय क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। और विद्यार्थियों, तंत्रिका कोशिका में आपको ध्यान रखना है कि जहां पर 2 तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है, उस संधि स्थल को कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स वह जगह होती है जहां पर 2 तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है। जैसे एक ये तंत्रिका कोशिका, एक ये तंत्रिका कोशिका है, और दोनों जहां आपस में मिलती है उस संधि स्थल को क्या कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता है, सिनेप्स कहा जाता है, पढ़ा चुका हूं। वो संधि स्थल क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। और तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है, तो तंत्रिका कोशिका का काम होता है आवेगों का क्या करना, संचरण करना। या जो मैसेज है उन मैसेज का स्थानांतरण या संचरण करने का काम कौन करती है, तंत्रिका कोशिका करती है। तो आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। अब यहां पर बात आती है कि इसका नाम उपकला ऊतक क्यों पड़ा, इसको एपिथेलियम टिश्यू क्यों कहा जाता है। और यहां पर जो एक शब्द है एपी, इस एपी का मतलब होता है अपोन, अपोन का मतलब होता है ऊपर। और इसलिए इस ऊतक को ऊतक के ऊपर ऊतक कहा जाता है। सबसे पहली मेन बात यह समझना, इसको ऊतक के ऊपर क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है, या जो टिश्यू अपोन टिश्यू कहा जाता है। ऊतक के ऊपर ऊतक इसको क्यों कहा जाता है, उसका क्या कारण है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बाहर की तरफ जो ऊतक पाया जाता है, जो त्वचा में ऊतक पाया जाता है, इस ऊतक का नाम होता है उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक के नीचे ही संयोजी ऊतक पाया जाता है, पेशीय ऊतक पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है ये एक ऐसा ऊतक है जो ये दूसरे ऊतकों को ढकने का काम करता है या दूसरे ऊतकों के ऊपर पाया जाता है, तब नाम क्या पड़ा, एपिथेलियम टिश्यू। जिस प्रकार से ये मैं बना रहा हूं, ये जो ऊतक है, इस ऊतक का नाम होगा उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक के नीचे दूसरे ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक के नीचे, जैसे माना कि ये जो मैंने दूसरा ऊतक बनाया है, इस ऊतक का नाम है संयोजी ऊतक। और इन दोनों के बीच में पाई जाती है आधार कला, बेसल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आधार कला पाई जाती है। तो उपकला ऊतक ऐसा है जो ये दूसरे ऊतकों के ऊपर पाया जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि संयोजी ऊतक के ऊपर कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक। इसलिए इसको ऊतक के ऊपर ऊतक कहा जाता है।
ये दूसरे ऊतकों को ढकने का कार्य करता है। ये दूसरे ऊतकों को ढकने का कार्य करता है। और इसके अलावा हम बात करें उपकला ऊतक की, तो ये एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों स्तरों से होती है, और वो तीनों स्तर होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये पहले भी मैं चर्चा कर रहा हूं। उपकला ऊतक की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से भी होती है, एंडोडर्म से भी होती है और मेसोडर्म से भी होती है। और ये एक ऐसा ऊतक है जो शरीर का बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित रखता है। ये ऐसा टिश्यू है जो मेरे कहने का मतलब है बाह्य वातावरण के अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का पता हमें त्वचा के द्वारा चलता है। तो ये शरीर का बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है उस ऊतक का नाम क्या है? उपकला ऊतक। और आपको एग्जाम में ज्ञान रखना है, एग्जाम में उपकला ऊतक का क्वेश्चन आपको सही करना हो तो यहां मैंने 3 स्टार लगाए हैं, ये बात अपने दिमाग में सटीक बिठा लेना। उपकला ऊतक पाया जाता है त्वचा, स्किन और त्वचा के रूपांतरण में। स्किन और स्किन के जितने भी जो रूपांतरण है, त्वचा और त्वचा के जितने भी जो रूपांतरण है, उन सब में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। एग्जाम के अंदर जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के आधार पर आपको ध्यान रखना है। त्वचा और त्वचा के रूपांतरण के अंदर ऊतक जो पाया जाता है उस ऊतक का नाम होता है उपकला ऊतक। इसके अलावा हमारे शरीर में जितनी भी वाहिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, ट्यूबुल्स हैं, जिस किसी के नाम के पीछे शब्द लग जाए वाहिनी, अंडवाहिनी, श्वास नली, शीरा, धमनी, शरीर की जितनी भी जो वाहिकाएं हैं उन सब वाहिकाओं या नलिकाओं के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है। तो उपकला ऊतक कहां कहां पाया जाता है? उपकला ऊतक त्वचा और त्वचा के रूपांतरण जो है, और इसके अलावा शरीर में जितनी भी वेसल्स हैं, ट्यूबुल्स हैं, नलिकाएं हैं, इन सब के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? इन सब के अंदर उपकला ऊतक पाया जाता है। तो उपकला ऊतक की बात करें तो उपकला ऊतक को क्या कहा जाता है? ऊतक के ऊपर ऊतक। ये दूसरे ऊतकों को ढकने का कार्य करता है। इसके अलावा ये शरीर का बाह्य वातावरण से क्या करता है? संपर्क स्थापित रखता है। हमारे शरीर का बाह्य वातावरण से संपर्क जो स्थापित करती है वो त्वचा करती है, और त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। एक बात ध्यान रखना है, इस ऊतक में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता किस ऊतक में पाई जाती है? उपकला ऊतक। और एक चीज आपको यहां से ज्ञान रखना है, आपसे पूछे सबसे कम पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है? स्टार का पॉइंट लगाकर लिख देना, सबसे कम पुनरुद्भवन पाया जाता है तंत्रिका ऊतक में। जो तंत्रिका ऊतक है उस तंत्रिका ऊतक में सबसे कम पुनरुद्भवन पाया जाता है। और विद्यार्थियों, चोट लगने पर मरम्मत का कार्य भी कौन सा ऊतक करता है? उपकला ऊतक करता है। ये ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर में या चोट लग जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी मरम्मत करने का कार्य भी किस ऊतक में होता है? उपकला ऊतक में होता है। तो ध्यान रखना, ऊतक के ऊपर ऊतक, शरीर का बाह्य वातावरण से संपर्क, इस सुरक्षात्मक स्तर का निर्माण करता है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, और चोट लगने पर क्या करता है? मरम्मत का कार्य जिस ऊतक के द्वारा किया जाता है उसे उपकला ऊतक कहा जाता है। अब हम आगे देखें तो उपकला ऊतक को हम 2 भागों के अंदर क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। और वो जो 2 भाग हैं, वो 2 भाग में एक भाग आता है सरल उपकला ऊतक और एक भाग होता है संयुक्त उपकला ऊतक। एक भाग का नाम क्या हो जाती है? सरल उपकला ऊतक, और जो दूसरा इसका प्रकार है उसका नाम क्या है? संयुक्त उपकला ऊतक। अब सबसे पहले बात आती है कि इसका नाम सरल उपकला ऊतक क्यों पड़ा? इसका नाम सरल उपकला ऊतक इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जब जिस सेल की एक परत पाई जाती हो, वह ऊतक जिसमें सेल्स की कितनी लेयर हो? सिंगल लेयर हो, एक परत पाई जाती हो, या वह ऊतक जो एक ही प्रकार की, वह ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, या सेल्स की एक परत पाई जाती हो जिसमें जो सिमिलर कोशिकाएं हो, उस ऊतक को क्या कहा जाता है? सरल उपकला ऊतक कहा जाता है। और जो दूसरा प्रकार है उसका नाम क्या? संयुक्त उपकला ऊतक। और संयुक्त का मतलब क्या होता है? जब सेल्स की परत एक से क्या हो?
विद्यार्थियों ज्यादा हो तो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त उपकला उत्तक कहा जाता है। यदि सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक का आगे वर्गीकरण देखते हैं तो ध्यान रखना सरल उपकला उत्तक के विद्यार्थियों 4 प्रकार होते हैं। और मैं सारणी क्यों बना के लाया हूं, इसका उद्देश्य है कि उपकला उत्तक थोड़ा जटिल टॉपिक है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए और आप इसको सुव्यवस्थित ढंग से उतार लो और उतारने के बाद आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस सारणी से बाहर नहीं जाएगा। तो जब सेल्स की एक परत हो तो सरल उपकला उत्तक और सेल की एक से ज्यादा परत हो तो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त उपकला उत्तक कहा जाता है। सरल उपकला उत्तक का पहला प्रकार जो सरल सल्की उपकला उत्तक। और विद्यार्थियों सरल सल्की उपकला उत्तक की हम बात करें तो इसकी क्या विशेषता सरल सल्की उपकला उत्तक की, कि इस उत्तक के अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होती है जैसे किसी फर्श में क्या बिछी हुई हो, फर्श में विद्यार्थियों टाइल्स बिछी हुई। जिस प्रकार से आप अपने घर पे देखते हो जो फर्श है, जो आंगन है, उस आंगन के अंदर जो टाइल्स लगी होती है उन टाइल्स के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता। और जिस प्रकार से हमारे फर्श में आंगन में जो टाइल्स बिछी हुई हो वैसे जो सल्की उपकला उत्तक है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसकी कोशिकाएं पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है इसकी कोशिकाओं के अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, अंतराकोशिकीय अवकाश अब्सेंट होता है। और इसकी सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, सटी हुई रहती है, इतनी जुड़ी हुई रहती है कि सेल्स के बीच में कोई स्पेस, कोई अवकाश नहीं पाया जाता है। ये किस किस में पाया जाता है ये ज्ञान रखना है। तो सरल उपकला उत्तक पाया जाता है सीरा और धमनी में। ध्यान रखना जो सीरा और धमनी है उनकी जो वाहिकाएं हैं सीरा और धमनी, और सीरा और धमनी की जो वाल्स हैं, जो दीवारें हैं, जो भित्ति है, जिनको एंडोथीलियम मीजोथीलियम कहा जाता है, उनके अंदर कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, सल्की उपकला उत्तक। सल्की उपकला उत्तक किसमें पाया जाता है, सीरा और धमनी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिनको कहते हैं कुपिकाएं या एल्वोलाई, और फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो कुपिकाएं होती है उनमें भी कौन सा पाया जाता है, सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। तो पहला प्रकार जो सरल उपकला उत्तक का क्या नाम है, सल्की उपकला उत्तक। इसकी सेल्स आपस में सटी हुई होती है, इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है और ये आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती है जैसे लगता है फर्श में टाइल्स बिछी हुई हो। और ये किसमें पाया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था उपकला उत्तक त्वचा और त्वचा के रूपांतरण और साथ में शरीर की जितनी भी जो वाहिकाएं हैं, वेसल्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है। तो जो सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है सीरा में, धमनी में, और जब फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कुपिकाएं, कुपिकाओं में पाया जाता है। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं चपटी होती है, इसलिए इसको विद्यार्थियों पेवमेंट उपकला उत्तक भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो दूसरा प्रकार है घनाकार उपकला उत्तक। क्या नाम है मित्रों, घनाकार उपकला उत्तक। और जो घनाकार उपकला उत्तक है इस उत्तक की कोशिकाएं घन के आकार की होती है। किसके आकार की होती है विद्यार्थियों, घन के आकार की होती है या विद्यार्थियों क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। और ध्यान रखना घनाकार उपकला उत्तक किसमें पाया जाता है, तो जब नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन विद्यार्थियों वृक्क या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और वृक्क या किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन के अंदर जो नलिकीय भाग होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन के नलिकीय जो भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हैंडले का लूप, इन सब के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। इसके अलावा त्वचा का रूपांतरण होती है स्वेद ग्रंथियां, और स्वेद ग्रंथियों के अंदर भी कौन सा उत्तक पाया जाता है, घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। और यह पाया जाता है लार ग्रंथियों के अंदर, और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। घनाकार उपकला उत्तक का काम होता है पदार्थों का श्रावण करना, सिक्रेशन करना, और पदार्थों का क्या करना, अवशोषण। तो
पदार्थों के सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो घनाकार उपकला ऊतक का होता है। जैसे बात आती है यहाँ पर पदार्थों के श्रावण की बात करूं तो जो लार ग्रंथियां होती है, इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। और जो लार होती है, इस लार के अंदर दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक एंजाइम का नाम होता है लारी एमाइलेज, और लारी एमाइलेज को ही विद्यार्थियों टाइलिन कहा जाता है, जो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और इसके अलावा इसके द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण किया जाता है, जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। वापिस देखिए, घनाकार उपकला ऊतक जो है, इस ऊतक की सेल्स घन के आकार की होती है। इसका मुख्य काम है पदार्थों का श्रावण और क्या करना, अवशोषण करना। ये किस किस में पाया जाता है, तो नेफ्रॉन में, श्वेत ग्रंथियों में, लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। और लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, लारी एमाइलेज या टाइलिन और लाइसोजाइम। जैसे श्वेत ग्रंथियां जो होती है, ये पसीने का श्रावण करती है। फिर मैंने बताया इसका दूसरा काम होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और जो वृक्क होता है, किडनी होती है, इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, मैंने आपको समझाई थी। और जो नेफ्रॉन होती है, हम बात करते हैं घनाकार उपकला ऊतक की या सरल घनाकार उपकला ऊतक की। और जो विद्यार्थियों सरल घनाकार उपकला ऊतक है, इस सरल घनाकार उपकला ऊतक के दो काम है, एक पदार्थों का अवशोषण करना, एक पदार्थों का श्रावण करना। यहां पर मैंने पहला काम आपको बताया, पदार्थों का श्रावण करने का काम कौन सी ग्रंथियां करती है, लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम होता है, लारी एमाइलेज। जो लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियों के द्वारा किसका सीक्रेशन किया जाता है, तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। इसके अलावा श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने का श्रावण किया जाता है। इसके अलावा सरल घनाकार उपकला ऊतक का काम होता है पदार्थों का क्या करना, अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। और सरल घनाकार उपकला ऊतक में इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के नलिकीय भागों में पाया जाता है, नेफ्रॉन के नलिकीय भागों में पाया जाता है, जिसका काम होता है पदार्थों का क्या करना, अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। और अगर विद्यार्थियों नेफ्रॉन की बात करें, तो नेफ्रॉन मैंने आपको समझाई थी कि नेफ्रॉन में इस प्रकार से ऊपर विद्यार्थियों प्याले नुमा संरचना पाई जाती है। ये प्याले नुमा संरचना आप सभी लोग जानते हो कहलाती है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में महीन रुधिर केशिकाओं का घना गुच्छा पाया जाता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो बोमेन संपुट है, इसके नीचे पाई जाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या पाई जाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और समीपस्थ कुंडलित नलिका को इंग्लिश में कहते हैं एससीटी। और इसके द्वारा पदार्थों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और समीपस्थ कुंडलित नलिका में कौन सा ऊतक पाया जाता है, सरल घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। अब जो ये ग्लोमेरुलस है, इसे छनकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ आते हैं। और वो जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के साथ में होता है ग्लूकोज, उनके साथ होता है एमिनो एसिड, उनके साथ होते हैं विटामिन्स, उनके साथ होते हैं मिनरल्स। वे पदार्थ जो ग्लोमेरुलस से छनकर आते हैं। और समीपस्थ कुंडलित नलिका का काम होता है विद्यार्थियों चयनात्मक पुनरावशोषण करना। इसका काम होता है चयनात्मक पुनरावशोषण या पुनः क्या करना, अवशोषण करना। तो सबसे पहले तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा उन पदार्थों का चयन किया जाता है जो शरीर के लिए लाभदायक हो। जो पदार्थ शरीर के लिए लाभदायक हो, वो लाभदायक पदार्थ मूत्र के साथ शरीर से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में सरल घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। और इसके द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, विटामिन का, मिनरल्स का। इसके नीचे ही पाया जाता है हेनले का लूप, जो यू आकार की संरचना होती है, हमने चर्चा की थी। और हेनले के लूप में दो भुजाएं होती है, एक अवरोही भुजा
ये इधर वाली भुजा अवरोही भुजा और ये वाली भुजा आरोही भुजा। समझाया था मैंने सारा आपको। और जो अवरोही भुजा होती है, इस अवरोही भुजा के द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और जो आरोही भुजा होती है, इसके द्वारा खनिज लवणों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो क्या नाम है, सरल घनाकार उपकला उत्तक। इसका काम होता है पदार्थों का अवशोषण करना, पदार्थों का श्रावण करना। अवशोषण का काम करते हैं नेफ्रॉन के नलिकीय भाग। नेफ्रॉन के नलिकीय भाग में समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स का अवशोषण किया जाता है। हेनले के लूप के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और हेनले के लूप की आरोही भुजा के द्वारा खनिज लवणों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब जो इसका अगला भाग है वो है सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। और जो सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक है, इसके का भी काम क्या है, पदार्थों का क्या करना, अवशोषण। और ये आमाशय और आंत्र में पाया जाता है। ध्यान रखना, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है, आमाशय और आंत्र में, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सल्की उपकला उत्तक बेटा शिरा में, धमनी में, कुपिका। घनाकार उपकला उत्तक नेफ्रॉन में, स्वेद ग्रंथियों में, लार ग्रंथि। स्तंभाकार उपकला उत्तक आमाशय और आंत्र में पाया जाता है। नाम स्तंभाकार क्यों पड़ा, देखिए। हम बात करते हैं सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। क्या नाम है, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसका नाम स्तंभाकार उपकला उत्तक इसलिए पड़ा है क्योंकि इस उत्तक की जो सेल्स होती है वो स्तंभ या जो पिलर के समान इस प्रकार से लंबी होती है। इस उत्तक की सेल्स स्तंभ या जो पिलर के समान होती है, जो अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। और इनके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनके अंदर सुविकसित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इनके ऊपर इस प्रकार से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इनको कहते हैं पक्ष्माव या सीलियम। इसका एक और भी रूप होता है, और जो स्तंभाकार उपकला उत्तक है जिसमें बताया कि सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इस स्तंभाकार उपकला उत्तक के ऊपर अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। और ये जो अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, अंगुलीनुमा संरचनाओं को कहते हैं विलाई या रसांकुर। ये जो अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, अंगुलीनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है, विलय कहा जाता है। और जो रसांकुर है, रसांकुर के ऊपर छोटे छोटे से बिंदु पाए जाते हैं। और इनको कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। ये जो विलाई एंड माइक्रो विलाई है, रसांकुर और जो सूक्ष्मांकुर है, ये अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। वे सतह जो पदार्थों का अवशोषण करती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। और क्षेत्रफल बढ़ाने का उद्देश्य होती है ज्यादा से ज्यादा पदार्थों का क्या किया जा सके, अवशोषण किया जा सके, एब्जॉर्प्शन किया जा सके। इसलिए ये जो होती है रसांकुर एंड विलय एंड माइक्रो विलय जो होते हैं, ये छोटी आंत्र में पाए जाते हैं। और यार जो छोटी आंत्र के अंदर जो भाग है जेजुनम और इलियम, इनके अंदर ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जेजुनम और इलियम के द्वारा पचित भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ये पाचन तंत्र में मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया। इनके द्वारा पचित भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। किस में पाए जाते हैं, जेजुनम एंड इलियम में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पचित भोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो ये आमाशय में पाए जाते हैं। और जो आमाशय है, इस आमाशय के द्वारा अल्कोहल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, या दवाइयों का अवशोषण किया जाता है।
या नशीले पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? आमाशय। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, आंत्र में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पचित भोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और मैंने आपको बताया था भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, छोटी आंत्र का एक भाग होता है ग्रहणी या ड्यूडेनम, और ग्रहणी या ड्यूडेनम के अंदर जो पाचन के पश्चात जो पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, जो पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का एमिनो एसिड, उनका अवशोषण छोटी आंत्र के अंदर किया जाता है। उनका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत्र के अंदर किया जाता है। ये सभी लोगों को ज्ञान रखना है। और उसके बाद में बचता है पक्षमाभ स्तरित उपकला ऊतक। इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कितने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखूं उतने ही कम है। युगो युगांतर से पूछा जा रहा है प्रश्न यह है, हर बार एक साल छोड़कर एक साल नीट, पीएमटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट हर एग्जाम में आता है। और पक्षमाभ स्तरित उपकला ऊतक के अंदर पक्षमाभ या सीलिया पाए जाते हैं। और ये किस किस में पाया जाता है? विद्यार्थियों श्वास नली में, विद्यार्थियों अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में, और मूत्र वाहिनी। एग्जाम्पल वापिस देखना। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक का पहला प्रकार है सल्की उपकला ऊतक। ये शीरा में, धमनी में, कुपिकाओं में पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा। इसका दूसरा प्रकार है घनाकार उपकला ऊतक। ये नेफ्रॉन, श्वेत ग्रंथियों, लार ग्रंथियों में पाया जाता है। इसका तीसरा प्रकार है स्तंभाकार सरल उपकला ऊतक, आमाशय और आंत्र में पाया जाता है। और चौथा प्रकार है पक्षमाभ स्तरित उपकला ऊतक, श्वास नली, अंडवाहिनी और मूत्र वाहिनी के अंदर यह पाया जाता है। तो हमने इस प्रकार से यहां पर जो उपकला ऊतक था, इस उपकला ऊतक को दो भागों में वर्गीकृत किया था बेटा। पहले का नाम था सरल उपकला ऊतक और दूसरे का नाम है संयुक्त उपकला ऊतक। जो सरल उपकला ऊतक की हमने अभी अभी चर्चा की। सबसे पहला जो सरल सल्की उपकला ऊतक जो फेफड़ों की कुप्पिकाओं में, विद्यार्थियों शीरा और धमनी की जो भित्तियां होती है, जिनको एंडोथीलियम, मिजोथीलियम कहते हैं, उनमें पाया जाता है। और जो नंबर 2 पर सरल घनाकार उपकला ऊतक है, यह मुख्यतः ग्रंथियों में पाया जाता है, वृक्कीय नलिकाओं या नेफ्रॉन्स में पाया जाता है, या लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ऊपर लिख चुका हूं, ग्रंथियों में मतलब लार ग्रंथियों में पाया जाता है, या श्वेत ग्रंथि। तो जितनी भी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स जो हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे मीरोक्राइन हो, चाहे एपिक्राइन हो, चाहे एक्सोक्राइन हो, यह ग्रंथियों के अंदर कौन सा होता है? सरल घनाकार। और सरल स्तंभाकार मैंने अभी भी बताया कि यकृत के अंदर पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। और जो फैलोपियन ट्यूब में फिर सीलिया पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाया जाता है, सीएनएस में पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। या फैलोपियन ट्यूब को अपन जो सीलिया के अंदर पढ़ेंगे तो यकृत, पित्ताशय, आमाशय और किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और जो आभासी स्तरित है वो नर मूत्र मार्ग में या यूरेथ्रा में पाया जाता है। और यहां से पूछ ले जो सरल स्तंभाकार पक्षमाभ, क्या नाम दे दे? पक्षमाभ। तो फिर लिखोगे फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी के लिए पक्षमाभ नाम आपको देखना है, सीलिया नाम आपको देखना है। पक्षमाभ या सीलिया लिखा हुआ वहां पर होना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा प्रकार है, इसका नाम है संयुक्त उपकला ऊतक। और संयुक्त उपकला ऊतक का मतलब होता है जब सेल की परत एक से ज्यादा हो तो उनको संयुक्त उपकला ऊतक कहते हैं। और संयुक्त उपकला ऊतक को प्रसारण की क्षमता के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक संक्रमण या अंतर्वती और दूसरा है स्तरित या स्ट्रेफाइट। जो संक्रमण या अंतर्वती उपकला ऊतक है, हमने संयुक्त उपकला ऊतक को दो भागों में बांटा है। वो किसके आधार पर? प्रसारण की क्षमता का, कि उनमें फैलने की क्षमता का गुण है या नहीं है। और प्रसारण की क्षमता के आधार पर जो पहला भाग है नाम है संक्रमण या अंतर्वती उपकला ऊतक। और संक्रमण या अंतर्वती उपकला ऊतक वह होता है जिसमें प्रसारण या फैलने की क्षमता उपस्थित होती है, जिसके अंदर जब विद्यार्थियों मूत्र का संचय हो, ये मूत्राशय में होता है, तो मूत्राशय में फैलने का गुण, प्रसारण का गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, संक्रमण या अंतर्वती उपकला ऊतक
किसमें पाया जाता है? मूत्राशय में पाया जाता है, मूत्राशय में पाया जाता है, या जो मूत्र मार्ग का निर्माण, मूत्र मार्ग और मूत्राशय में अंतर्वर्ती संक्रमण या ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, या ट्रांजिशनल उपकला ऊतक पाया जाता है। और जो इसका दूसरा प्रकार है स्तरित या स्ट्रेटिफाइड, और इसमें प्रसारण नहीं पाया जाता। और इसका पहला प्रकार है विद्यार्थियों स्तरित शल्की संयुक्त उपकला ऊतक, स्तरित शल्की संयुक्त उपकला ऊतक, और ये एपिडर्मिस के ऊपर एक आवरण होता है कीरेटिन का, उस पर उपस्थित। और दूसरा प्रकार होता है स्तरित घनाकार, ये पाया जाता है ब्रोंकाई। तो इस प्रकार से मित्रों हमने उपकला ऊतक के बारे में डिटेल से पढ़ा, और हमारे जो जंतु ऊतक हैं वो जंतु ऊतक क्या हो गए? कंप्लीट। अब अपना एक छोटा सा 1 घंटे की लगभग क्लास बची है, घंटे सवा घंटे की वो क्लास बची प्लांट टिश्यू या पादप। उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।